हम हैं वाकई पान खाते हैं बिना पान खाके, ये तो कितनी बार आप सुन चुके हैं। और हमारी दूसरी बात मान रहे हैं कि नहीं भैया, पैक पलटो वाली प्रोसेस शुरू हुई है कि नहीं। पैक पलटो इंटरव्यू सीरीज में आज हम एक स्पेशल दिग्गज लाए हैं आपके लिए, जो आपके मन में सवाल घूमते रहते हैं ना, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा करे वैसा करे। तो ये सर जो है वो सारे सवालों के जवाब हमको देंगे। कुणाल सिन्हा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बाके। हम थोड़ा सा अपने ऑडियंस को आपके बारे में बता देते हैं। आपकी प्रोफाइल हमारे साथ है। कुणाल सिन्हा सर जो है वो 30 साल से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंज्यूमर इंसाइट्स के साथ, अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ, अलग अलग ब्रांड्स पर काम कर चुके हैं। ये खुद चाइना में 11 साल काम कर चुके हैं और उन्होंने जो है मतलब 7 बुक लिखी हैं। मतलब आपके पीछे जो सर बुक्स रखी हैं उसमें से कोई आपकी बुक है अभी वहां पे। अरे बुक तो है, हम तो बुक लिखे ही हैं, बनारसी ऑन वाराणसी। वो तो अरे बनारस के बारे में ही है। ऐसी बहुत कम किताबें हैं जो बनारस वाले लिखे हैं, वो बनारस के बारे में सब लोग समझ पाए कि वहाँ का पान, जर्दा, गली, बनारसी साड़ी, खिलौने, मिठाई, चाट, उसमें क्या जो मजा है। और उसके बाद जो वहाँ की कुश्ती में मजा है वो तो बस हम ही को मालूम है, बनारसियों को। ये बात आज मजा आ गया सर, आज गाँव की याद दिला दी आपने। अच्छा इतना ही नहीं है, ऑडियंस हमारे आगे सुनो विद्वानों, सर ने जो है हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ न्यू साउथ वेल्स में सब जगह लेक्चर भी दे चुके हैं। और इसके साथ साथ ही WPP जैसे दिग्गज कंपनी की लगातार 12 साल इन्होंने जो एथिकस अवार्ड होता है WPP का वो जीता है, और 3 ग्रां प्री भी जीते हैं। आपका प्रोफाइल तो ऐसा जहाल है कि 3-4 लोग आपस में बात भी ले तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आज टाइम निकालने के लिए बाके के इस स्पेशल एपिसोड में, जिसका नाम है बाके पैक पलटो मूवमेंट इंटरव्यू सीरीज। मुद्दे की बात करें सर अभी। एकदम बिल्कुल करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट पैक पलटो मूवमेंट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ये पैक पलटो मूवमेंट तो हमको फेसबुक वा से पता चला। अब जब वीडियो देखा बाके का, उसमें था कि भैया कोई सामान आजकल खरीदो तो उसके पहले कहाँ बना हुआ है ये देखना बहुत जरूरी है। पूछो क्यों जरूरी है? क्योंकि बाजार में आप जाइए तो भरा हुआ है सामान चाइना का। मोबाइल फोन खरीदिए मेड इन चाइना, गाड़ी खरीदिए वो भी अब आजकल मेड इन चाइना, साइकिल खरीदिए, खिलौने खरीदिए, यहां तक अगरबत्ती भी खरीदिए वो भी मेड इन चाइना। तो अब इसमें हमारा फर्ज बनता है कि जब जवान लोग लड़ रहे हैं और जहां चीन कोशिश कर रहा है कि कब्जा कर ले जमीन पर, और आर्थिक और क्या बोलते हैं पॉलिटिकल, दोनों तरफ से इतना जोर किया हुआ है चाइना वालों ने, इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। और इसका एक जो है समाधान वो है हम पैक पलटे। और यही हमको समझ में आया है कि जो मेड इन चाइना सामान है वो हम थोड़ा कम खरीदें। उसको टोटल तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन जितना संभव है हम कम खरीदें। ये चीज जो है ना सर, बिल्कुल सही बोली आपने। अभी पूरा कंफ्यूजन जो है हमारे लोगों का वहीं आके अटकता है। जैसे अभी हमने देखा कि मिलिंद सोमन जी ने भी चाइना की कुछ चीजें बैन कर दी। सोनम वांगचुक हैं, वो भी अपना वीडियो डालते रहते हैं। ध्रुव राठी जी अपने वीडियो डालते रहते हैं। लोगों में इमोशनल आउटक्राई सा हो जाता है। और जब लोग ये सोचते हैं कि यार असली में ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हाउ प्रैक्टिकल इट इज और हाउ इम्प्रैक्टिकल इट इज। नाउ प्लीज एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ कॉर्पोरेट, कैन यू शेड सम लाइट कि कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें तो थोड़ा हर बात पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है। अब जैसे है कि मोबाइल फोन ही देख लीजिए। अब 80% जो मोबाइल फोन मिलता है सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में जो मिलता है वो चाइना में बनता है।
अब क्या है कि हमको आदत सी पड़ गई है कि हर साल हम अपना मोबाइल फोन बदल देंगे, वर्जन 8.5 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, फिर 9.75 आएगा। इसी में हम लोग अपना पूरा दिमाग लगाए रहते हैं और सोचते हैं इसमें हमारी बड़ी तरक्की हो रही है। अब भैया चाइनीज माल जो आ रहा है, जो फोन है इतना, अब एक साल अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उसमें कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा हमको। लेकिन आप सोच लीजिए कि चाइना के कंपनी अगर एक साल इंडिया में फोन नहीं बेच पाए तो उनका कितना नुकसान होगा। तो इस तरह से सोचना है। लेकिन आप दूसरी तरफ देख लीजिए कि दवाई की जहां बात है, दवाइयां तो चाइना में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई बोलते हैं 90% चाइना में बनती है। अब वो हमारे देश में और दूसरे देश में उसका आयात किया जाता है, इंपोर्ट यानी। अब वो तो हम नहीं रोक सकते। तो वही बात है कि आप देख लीजिए कि कौन से सामान को बॉयकॉट करने में हमारा फायदा है और कौन सा सामान बॉयकॉट करने में हमारा नुकसान है। ये दिमाग थोड़ा हमको लगाना पड़ेगा। इस समय क्या है, आपने सही कहा कि लोग बहुत भावुक हो रहे हैं और भावनाओं में क्या है कि हम कभी कभी गलत कोई फैसला ले ले तो फिर हम ही को नुकसान होने वाला है। तो बहुत सोच समझ के ये जो पैक पलटने वाली बात की है ना, हमको करनी है। बिल्कुल सर, बड़ा सही आपने बोला। एक आपने चीज बड़ी अच्छी बोली, आदत की बात है, कंज्यूमर बिहेवियर जिसे कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन कैन यू प्लीज टेल अस कि वो कंज्यूमर बिहेवियर, अभी आप एक दिन में बोलो जैसे आप बोल रहे हैं कि अपनी आदत चेंज कर लो भाई, कल से ये कर लो, तो नहीं हो पाएगा। आप अपने कंज्यूमर को, जो सिंपल सा आदमी है जो भैया बाहर जाता है अपने हार्ड एंड मनी दे के सामान ला रहा है, उसको बताना है कि धीरे धीरे ये आदत कैसे बदली जा सकती है, कहाँ पे किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता। बेचारे लोग तो चाइनीज फूड भी बंद कर रहे हैं, होटल्स भी बंद कर रहे हैं। अब ये तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है क्योंकि अपने ही लोगों के तो होटल्स है ना। तो थोड़ा सा अपना कंज्यूमर हैबिट्स के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, और फिर एज अ कंज्यूमर हम धीरे धीरे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा वो भी बता दीजिए सर। अरे बाके भाई, एकदम पते की बात करी है कि कंज्यूमर जो होता है ना, हमको ये देखना है, और सिर्फ कंज्यूमर की बात नहीं सोचनी है हमको, हमको जो दुकानदार है, जो ट्रेडर है, उसकी भी बात सोचनी है। क्योंकि देखिए, कंज्यूमर तो वो खरीदता है जो उसके सामने रख दिया जाता है। अब अभी क्या है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि इतनी सामान आ रही है चाइना से, वो है क्योंकि जो विक्रेता है उसको जो बेचना है आपके लिए, उसको पता है कि सबसे सस्ता माल कहाँ से आता है, चाइना से आता है। पहले क्या बात थी कि वो जो चाइनीज क्वालिटी थी वो एकदम घटिया थी। अब क्या हुआ है, अब चाइना के क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। तो हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनको लगता है कि ठीक है, हमको अगर फायदा करना है तो हम चाइना से माल ले आए, उसके बाद कंज्यूमर को चाहिए हम उसको बेच दे। जैसा कि बताया, वो खिलौना हो या पटाखे हो या अगरबत्ती हो या शिव जी की और गणेश जी की मूर्ति हो। अब इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है कि हमको समझना होगा कि चाइना में सारी चीजें जो बनती हैं, सस्ती बनती हैं, अच्छे क्वालिटी बनती हैं, उसके पीछे कारण क्या है। अब उसके पीछे कारण है, और यहाँ पे सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, या सरकार बहुत सारे अड़चन डाल देती है। अभी हम कल ही पढ़ रहे थे कि भारत में, हमारे देश में कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए टोटल करीब 62,000 अलग अलग टाइप के परमिट हैं। अब आप सोच लीजिए कि कोई व्यापारी अगर कोई सामान बनाने जाए यहाँ पे, तो उसको कहां कहां से इतने सारे परमिट लाने पड़ेंगे। अब तब व्यापारी सोचता है इतना झंझट में कौन पड़े, ऑर्डर इंटरनेट पे जाओ, देखो कहाँ सामान मिल रहा है, चाइना से ऑर्डर कर लो, किसी और देश से ऑर्डर कर लो। तो ये है पूरी बात। तो इसमें क्या है, कंज्यूमर तो वही खरीदेगा जो इसमें उसको क्वालिटी अच्छी लगेगी, वो सही दाम पे मिलेगी। हमारे एक मित्र हैं, बनारसी हैं, उस एक दिन बात हो रही थी उनसे, वो पंखे बनाते हैं। बहुत सालों से उनके पिताजी ने पंखे की फैक्ट्री और ये जो
वाटर पंप होता है उसकी फैक्ट्री खोली थी। अच्छा ब्रांड है, लोकली चलता है। यहाँ तक वो आपने देखा होगा वेब सीरीज पंचायत, उसमें वो बनारस के आसपास का ही था, उसमें पीछे जो पंखा चलता था वो उनके पंखे चलते थे, रवि फैंस। अब मेरे मित्र बताते हैं कि भैया हम चाहें भी तो हम सरकार को बहुत समर्थन करते हैं, हम सत्ताधारी पार्टी के भी बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन हम चाह के भी हम बॉल बेयरिंग जो है वो हम अपने देश का नहीं लगा सकते पंखे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉल बेयरिंग बनने ही बंद हो गई, क्योंकि सारे के सारे बॉल बेयरिंग चाइना से इंपोर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने बताया कि दवाइयां हुई उसमें एपीआई हुआ, या फिर आप सबसे बड़ी बात तो हमारे बनारस की देख लीजिए, बनारसी साड़ी का रेशम कहां से आता है? जिस पावर लूम में बनारसी साड़ी बनती है वो कहां से आता है? सब चाइना से आता है, क्योंकि हमने रेशम बनाना ही बंद कर दिया। हमको लगता है कि अरे भैया हम बुनाई करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, लेकिन जो रेशम है वो चाइना वाले सस्ते में दे रहे हैं, हम चाइना से ले आएंगे। तो ये बात है कि हमको अब क्या है कि ये सारा इंटरडिपेंडेंस हम बोलते हैं ना इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस ये बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पिछले 20 साल से सब लोग बोल रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जहां पे सामान बना हो सस्ते में वहां से ले आओ, जहां बिक रहा हो, भारत बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ लोगों को बेचना है तो ले आओ वहां से बेच दो यहाँ। अब क्या हुआ है कि अब अलग अलग कारणवश ये हम लोग सोचने लगे हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन तो ठीक नहीं है, हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। अब आत्मनिर्भर तो हम एक साल में नहीं बन सकते, एक महीने में भी नहीं बन सकते, उसको बनने में समय लगेगा। तो एक बार हमको ये ठीक कर लेना है कि पॉलिसी जो हो या जो जिस तरह से हम सामान बनाते हैं उसमें कुछ बदलाव लाना है, वो सब हम अगर कर लें तो फिर धीरे धीरे हम टोटल पैक पलटो नहीं, अंदर की का जो सामान है उसको भी पलट लेंगे। क्या बढ़िया बात की है सर। मतलब ना अब हमारे तो दिमाग आज खनक गया है ये सुन के कि 62,000 परमिट लगते हैं। मतलब गवर्नमेंट से, सरकार से हम निवेदन करते हैं कॉमन मैन की तरफ से कि भैया हम कुछ उड़ना भी चाहे तो हमको थोड़े पंख लगाने की थोड़ी अनुमति दे दी जाए और थोड़े ये परमिट इजी किए जाए, ताकि 62,000 परमिट लेने के चक्कर में हमारी 62 चप्पलें ना घिसे। है ना सर? सही बात कर रहे हैं ना हम? एकदम बाके एकदम सही बात बताई है। तो आप जो बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के ही जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो एसएमईज हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन में अपने लोग नहीं फंसने चाहिए सर। आई अग्री। अगला सर क्वेश्चन, एक हम अभी जो जो करंट घटना घटी उसके बारे में बात करेंगे। जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने 59 एप्स, चाइनीज एप्स बैन कर दिए सडनली ओवरनाइट। अब उसमें यह है, उसमें मतलब हम तो पढ़ रहे थे कि $6 बिलियन का हाथों हाथ नुकसान हो गया टिकटॉक जैसे दिग्गज ऐप को, सिर्फ इंडिया का मार्केट निकल जाने से। पर सर एक बात बताएं, अपने लोगों का भी तो नुकसान हुआ। हमारे यहाँ पे भी तो काफी सारे यंग लोग थे जो टिकटॉक पे बड़ी मजेदार सी चीजें करके पैसे कमा रहे थे। तो ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे ऐप से जुड़े हुए थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब which are other platforms where they should build their content, or they try to build the kind of content they were building on TikTok? तो उनके लिए कुछ मैसेज या सुझाव है आपके पास? देखिए ये भी बहुत ही पेचीदा सवाल है। हाँ, क्योंकि जो आपने बताया कि ये लोग बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे, हाँ, और इनके लिए अभी आपने देखा होगा जब से बैन हुआ है, आपने सुना होगा कि रोपोसो बन गया है और शेयर चैट बन गया है और लोग रोज रोज नया नया शो बनाए जा रहे हैं। अब बेचारे प्रकाश चौहान को ही देख लीजिए, 8.5 लाख फॉलोअर थे टिकटॉक पर, अब रोपोसो पे उनके कितने फॉलोअर हैं? पूछो माँ के कितने फॉलोअर हैं? बता ही दीजिए सर, बता ही दीजिए। सिर्फ 9 फॉलोअर हैं।
ये महेश कापसे थे, वो फिंगर पेंटिंग करते थे बहुत सुंदर, 12 लाख फॉलोअर थे। अब बेचारे कापसे जी अभी रोपोसो पर तो आ गए हैं, प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन उनके सिर्फ 2 फॉलोअर हैं। प्रकाश चौहान जब टिकटॉक पे अपने वीडियो पोस्ट करते थे, उनको मासिक, फार्म वाले हैं, फार्म लेबरर थे, फार्म में तो उनको 150 रुपया मिलता था। जब से टिकटॉक पे आए, बहुत पॉपुलर हो गए, उनको 35,000 रुपया मिलने लगा। अब उनका पूरा का पूरा जो आमदनी था वो बंद हो गया। तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमको सोचना होगा कि उधर, जैसा आपने शुरू में ही बोला कि उधर उनको तो बहुत करोड़ों का घाटा हो गया, हजारों करोड़ों का घाटा हो गया, लेकिन उनको तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह ये लोग पैसा डालते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन ये बेचारे लोग जो अभी पिछले 1-2 साल में कुछ पैसे कमाने लगे थे, इनकी आमदनी के बारे में हमको सोचना होगा। अब ऐप तो बन जाता है, ऐप हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, आईटी वाले दिमाग की तो कमी नहीं है। कुछ एक घंटे में ऐप बन जाएगा, और हम लोग भी आजकल कॉपी कैट मास्टर हो गए। अरे आप देख लीजिए, जियो ने भी बनाया है, जियो मीट बनाया है, लेकिन उसका इंटरफेस एकदम एकदम कॉपी टू कॉपी, कट टू कट पेस्ट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि उसका रीजन ये है कि लोगों को एक्स्ट्रा सीखना ना पड़े और बस ऐसे के ऐसे काम शुरू हो। शायद वो एक रीजन होगा, पर अंदर कोई दूसरा रीजन होगा तो हम नहीं बोल सकते। तो यही है कि अब मतलब सोचना होगा, फट से तो आंसर नहीं आ जाता है। ये तो बनारसी पान नहीं है कि अपना सब कुछ मिलाए, अपना मुंह में डाल दिया, हो गया मजा। इसके बारे में तो हमको सबको मिलजुल के सोचना होगा कि अच्छा, ये नए जो ऐप है, इनको किस तरह से प्रमोट किया जाए, इनको किस तरह से लोगों को बताया जाए कि भैया ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें तो टेक्नोलॉजी की भी इतनी बड़ी बात नहीं है, पर इससे नुकसान होगा चाइनीज कंपनियों को, चाइना को थोड़ी ठेस पहुंचेगी। तो हमको ये सीधा जवाब तो नहीं है, पर हाँ, ये करना तो जरूरी है कि जहां हम बॉयकॉट कर सके, जहां अपनी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सके, बिल्कुल करना पड़ेगा ऐसा। बिल्कुल सही बात है सर। वो क्या है, किसी को सबक सिखाने के लिए वो कहते हैं ना, सूखे के साथ गीला भी जल जाता है सर। वैसा थोड़ा सा चक्कर हो गया है, पर क्या कर सकते हैं सर। अभी चलो आपके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। आप 30 साल से काम कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग में। तो हमको एक तो अपने थोड़ा बहुत अपने काम के बारे में बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि एडवर्टाइजिंग में या कम्युनिकेशन या मार्केटिंग में अभी ये जो नया वेव चल रहा है बॉयकॉट चाइना का, तो उसका असर कैसे पड़ रहा है। जैसे कुछ ब्रांड्स है अपने, बड़े बड़े इंडियन ब्रांड्स हैं, जो है जोमेटो हुआ, जैसे ओला हुआ, ओयो या पेटीएम, जिसमें 40% स्टेक है चाइना का। तो ब्रांड तो अपने ही हैं, अपने लोगों के हैं। तो उसमें कोई कोई मतलब हलचल हो रही है? किस तरह की हलचल हो रही है, ये आपसे जानना चाहेंगे सर हम। बाकी जी आपने 2 सवाल किए। हाँ, तो एक था कि हमारा अपना कैसा तजुर्बा रहा ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया में। ये तो बहुत लंबा और बहुत अलग अलग जगह में हमने काम किया, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग इंडस्ट्री में। तो वो गांव में साबुन और सिगरेट और तेल बेचना हो, वहां से लेकर अच्छे अच्छे होटल्स को कैसे पॉपुलर किया जाए और उसमें किस तरह का बदलाव लाया जाए। चाइना की बात है, इंटरनेशनल होटल्स ग्रुप जो ये सारे बड़े बड़े चेन चलाते हैं, तो उनको ये सवाल था कि अपना होटल कितना चाइनीज करना है और कितना इंटरनेशनल करना है। तो उसी के संदर्भ में हम एक छोटी सी बात आपको बताएं कि लोगों का व्यवहार देख के किस तरह से छोटे छोटे बदलाव लाए जा सकते हैं। तो हमारे देश के तरह भी चाइनीज भी बहुत अपना क्या बोलते हैं स्टेटस कॉन्शियस, कि अगर हम किसी होटल में, स्वीट में और क्लब क्लास में चेक इन कर रहे हैं तो हमको उसको थोड़ा स्पेशल लगना चाहिए ना।
तो ऐसे आप अगर चले जाएं होटल में तो उनका एक अलग काउंटर होता है, या उनको बैठने के लिए बोला जाता है, उनको काउंटर पे कहा जाता है नहीं नहीं आप यहाँ पे क्यों खड़े रहेंगे, आप आइए, हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव आपसे सारा चेक इन कर लेगा और हम बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये सोच के लोगों को देख के फाइनल सोल्यूशन जो निकाला गया वो कि जो क्लब क्लास वाला चेक इन है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, मतलब 6 इंच 8 इंच का ऊंचा एक पेडेस्टल टाइप का, उस पे कारपेट बिछा हो, हाँ वहां पे उनका चेक इन किया जाए। तो वो थोड़ा सा जो एलिवेशन जो मिल जाता है ना, उसी से लोगों का लगता है कि हमारा स्टेटस बढ़ गया। और ये एलिवेशन वाली बात है, ये जब चाइनीज चीयर्स करते हैं ना, बोलते हैं गानबे जब वो चीयर्स करते हैं, लेकिन जब आपस में कोई ग्रुप चीयर्स कर रहा हो तो जो सबसे सीनियर होता है उसकी गिलास सबसे ऊपर होती है, किसी की में इतना हिम्मत नहीं कि अपना गिलास नीचे रखे। तो आप सोच लीजिए कि आप अगर कोई एड बना रहे हैं या कुछ वो दिखा रहे हैं जिसमें लोग चीयर्स कर रहे हो, या कोई लग्जरी वाला आप थोड़ा दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो मैंने चाइना की बात की, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सीख ये पूरे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में काम करके रही है कि जो वो कहीं लोकल कल्चर जो है, इसको अगर आप ध्यान में रखें तो इससे सबसे ज्यादा लोगों के साथ इम्पैक्ट बन सकता है, लोगों के दिमाग में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अंत में ये जाके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाती है। सही बात है सर। मतलब चाइना में तो क्या कहते हैं, कद बढ़ा के पद बढ़ाने की वाली बात होती है? मतलब वहां पे तो कॉम्प्लान तो बहुत जबरदस्त बिकता होगा, क्या कहते हैं सर, बेकार पंच था पर फिर भी जोक समझ के हंस लीजिए। कॉम्प्लान नहीं, इस तरह के बहुत वहां पे सारे तरह के ट्रीटमेंट, लंबा होना है, गोरा होना है, उनको भी गोरे होने में बहुत दिलचस्पी है। उनके पास भी है मतलब पागलपन या गोरेपन का? अरे बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी पूरी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन यहाँ जितना है वो चाइना में भी गोरा होने का उतना ही चस्का है सबको। चलो भाई, पागल हर देश में, मतलब हर देश में पागल फैले हुए हैं इसका मतलब। और सर बताइए फिर, अभी आपको क्या लगता है कि एडवर्टाइजिंग में अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से क्या बदलाव होने जा रहा है, या आपको लगता है होने वाला है? ये जो बात है ना कि इस समय आपने बताया कि बड़े बड़े कंपनियां हैं और इसमें चाइना का पैसा लगा हुआ है, तो ये सारे इस मामले में चुप हैं। वो सब कह रहे हैं कि हम तो भारतीय हैं। अब कोई अगर खोज के छानबीन करके सोशल मीडिया पे बोले नहीं इसमें तो अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास है। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, कोई भी कंज्यूमर है वो जाके इंटरनेट पे खोज लेगा, उसके बाद उसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें कर देगा, उसके 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे और फिर कंपनी सोचेगी ये क्या हो गया रात में, हाँ सब लोगों को कहाँ से पता चल गया और इतने लोग कहाँ से बोलने लगे। तो अभी क्या है कि जितने सारी कंपनियां हैं वो अपने चाइनीज ओरिजिन या चाइनीज फंडिंग के बारे में चुप रहे तो ही बेहतर है, और तैयार रहें कि अब एक आध कंपनियां हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग दूसरे सोर्स ऑफ फंड, हम लोग रिलायंस ऑन चाइना पे थोड़ा कम करने वाले हैं। वो भी बुरापन था, लेकिन ये बहुत सारी कंपनियां कोशिश कर रही हैं। तो आप रिलायंस की बात देख लीजिए, कंपनी एकदम चकाचक बढ़ी जा रही है, लेकिन उनके सोर्स ऑफ फंड सब एकदम, उसपे कोई चाइना का कोई किसी तरह का छाया या कुछ बिल्कुल नहीं है, ये एकदम क्लीन है। अरब से आ रहा है पैसा और यूएस से आ रहा है पैसा, ये एकदम ठीक है। तो यही बात है अभी ब्रांडिंग की। आप ये MG हेक्टर की बात आप देख लीजिए, तो है तो चाइनीज कंपनी, सिर्फ ट्रेडमार्क इंग्लैंड से खरीद लिया था, अब वो अपने आप को बिल्कुल ब्रिटिश कंपनी बता रहे हैं कि वो ये कंपनी जो थी उनको पता है गाड़ियां कैसे बनानी पड़ती हैं, और बेनेडिक्ट कम्बरबैच, प्रोनाउंस शायद सही किया होगा, उसको भी उन्होंने एकदम ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब कोई नहीं कह सकता कि ये चाइनीज कंपनी है, उसके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं। तो एडवर्टाइजिंग में जैसे कहते हैं कि पैकेजिंग किया जाता है, द वे यू पैकेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट एडवर्टाइजिंग डज।
सो जिनका पैकेजिंग अच्छा हो गया वो अभी थोड़े सेफ जोन में बैठे हैं, जिनका नहीं हुआ है, और जैसे आपने कहा कि आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मतलब कंज्यूमर से आप कुछ छुपा नहीं सकते, और ये बात अच्छी भी है। तो आने वाला समय ही बताएगा सर, हमें लगता है कि इस सब में क्या होने वाला है, नहीं? एकदम सही, एकदम सही। बहुत बढ़िया सर, मतलब आपसे बात करके एक चीज तो हमें पता चल गई, और जो मैं अपने विद्वान ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे हम, कि कोई भी जो डिसीजन है आप इमोशनल होकर नहीं लेना, पर हाँ, काम शुरू करना गलत बात नहीं है। हर बात में ये नहीं हो सकता, हमसे ना हो पाएगा, ये तो थोड़ी पॉसिबल है, ऐसा जो एक पेसिमिज्म में हम चले जाते हैं, उसे थोड़ा दूर रख के, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बन के, थोड़ा प्रैक्टिकल बन के, मतलब ये नहीं कि जो अपने खरीदा हुआ है टीवी और फोन वो जला दिए और बेच दिए और फेंक दिए, ये नहीं करना है। आने वाले टाइम में अपनी जो नई चीजें आप खरीदने वाले हो, तब थोड़ा सा पैक पलटिए और ध्यान रखिए और अपनी चीजें खरीदिए। क्या कहते हैं सर, सही बोले ना हम? एकदम 100% की बात कही है बाकी भाई ने। चलो, मतलब बहुत बढ़िया लगा सर हमारा ये पूरा बातचीत जो है। जाते जाते सर पर हम आपसे पैक पलटो मैसेज लेना चाहेंगे, और आपके स्टाइल में, बनारसी स्टाइल में, भोजपुरी स्टाइल में, आप जैसे देना चाहे आप लोगों को बताइए कि फिर भी पैक पलटो मोमेंट जरूरी है और क्यों है। ऐसा हो बाके कि खरीदे जाओ कौनो सामान, उनमें सबसे ज्यादा दरकार बा क्वालिटी की। हम अपना दिमाग अगर लगावत है तो हम सब तो चकाचौंध हो जात है कि एकर पैक बहुत बढ़िया बा, ये देखे में बहुत बढ़िया बा, पर हमको तनी अंदर जाके झांक के देखे के जरूरत बा कि काम कैसन करत बा, और हम अपना दिमाग अगर तनी सा लगा दिए तो हम सुरक्षित हो जाएं। अब आप छोटी छोटी बात देख ला कि लंगड़ा आम जैसन बा, लंगड़ा आम का स्वाद वो तो बनारसिया समझी। जैसे मुंबई में हम आ गए है, यहाँ पर सब लोगों के हापुस का स्वाद बढ़िया लगत बा, काहे हमार आसपास जो बा वही से हमार लगाव बा। अब अगर हम उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दें, वही में हमार भला बा। कौन जरूरत बा चाइना जाए कर? जो मोबाइल फोनवा बा अच्छा से, यहाँ दिमाग तो सबका बा, इंजीनियरिंग कॉलेज से, आईआईटी से और आईआईएम से तो इतना सारा हम बहुत दिमाग आईक्यू वाला लोगन के पैदा करत हैं, उनके पढ़ावत हैं। अब उनको कहा कि अब यहीं पर दिमाग लगावा अपन, अब बाहर जाके काम करे में कोनो फायदा नहीं है। देखा अमेरिका को भगा देता हूँ सबके, कहता हूँ यूनिवर्सिटी में माँ बाप पैसा दे के भेजा था, वो लोग कहता हूँ अपन देश चला जा। कम जरूरत बा, अपना दिमाग यही लगावा तो 10 साल में हम कहत है हमारा देश कहीं आगे निकल जाए। यही हमार बाबा विश्वनाथ से एकदम प्रार्थना बा। बहुत बढ़िया सर, चलो हम भी प्रार्थना करते हैं कि अगले 10 के अगले 5-6 साल में ही हम सब इस देश को ऐसी जगह पहुंचा देना कि मतलब देखने वाले को मजा आ जाए। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। भैया कुणाल सर ने आज हमारी बंद अकल का वाकई ताला खोल दिया, कुछ तो है बनारस के पानी में, आज समझ गए हम। जय गंगा मैया की। Thank you, sir. Thank you so much for coming on our this awesome studio show. आप जो भी कह सकते हैं वैसे आप अपने अपने घर में बैठे हैं इसीलिए, वरना आपके लिए चाय वाय हम अभी मंगा देते हैं, पर कोई बात नहीं। Thank you once again for coming on our episode of Pack Palto Moment interview series. We are looking forward again to speak to you soon, sir. Thank you so much. Thank you.